फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आउटलुक ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि एनर्जी फ्लो क्या होता है, इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के क्या टाइप होते हैं और इकोलॉजिकल पिरामिड्स के क्या इंपॉर्टेंस है और उनके क्या लिमिटेशंस हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी फ्लो क्या होता है? तो एनर्जी फ्लो क्या है? जो फूड में हमारी केमिकल एनर्जी होती है वही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी ट्रांसमिट होती है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में फूड चेन के थ्रू। तो फूड चेन के थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी ट्रांसमिट होती है या ट्रांसफ़र होती है। और ये एनर्जी ट्रांसफ़र थर्मोडायनेमिक्स के जो दो नियम हैं उनके आधार पर ये फ्लो करती है। पहला जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का नियम है वो ये कहता है कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। या केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे कि हमारी सन की जो हीट एनर्जी होती है उसको प्लांट्स या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। हमारे प्लांट्स जो है वो केमिकल एनर्जी में सन की इस हीट एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कहता है कि एज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड मोर एंड मोर ऑफ इट इज वेस्टेड। जैसे जैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है या एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होती है तो वैसे वैसे एनर्जी जो है वो वेस्ट होती जाती है। जैसे आप देखेंगे कि हम जब पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, हीट में चेंज होती है। ये हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये हीट एनर्जी इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाती है और धीरे धीरे जो हमारे फ्यूल यानी पेट्रोल में केमिकल एनर्जी है वो समाप्त हो जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी भी एक, चूँकि हीट के फॉर्म में ये डिसिपेट हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं रह जाती है। तो ये मेन बेसिकली जो है केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे के स्लाइड्स में आपको ये और बेहतर से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में किस तरीके से एनर्जी फ्लो करती है। ये एनर्जी फ्लो ही जो है, जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये मेजर फैक्टर है हमारा एनर्जी फ्लो। कैसे? फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी। जो हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म हैं इनमें लगभग सभी के लिए, लगभग सभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि ये केमिकल्स से अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो, उनके लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स सोलर एनर्जी होता है। वो कैसे? जिस डायरेक्ट सनलाइट जो सनलाइट से हीट प्राप्त होती है उसी को पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और यही प्लांट्स की ही फूड एनर्जी को हमारे कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। और इन कंज्यूमर्स में हर्बीवोरस यानी कि प्लांट की इस जो एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी सन की हीट एनर्जी से थ्रू फोटोसिंथेसिस, वो किस में ट्रांसफ़र होती है? सबसे पहले वो ट्रांसफ़र होती है जो इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हर्बीवोरस। और इन हर्बीवोरस के थ्रू वो ट्रांसफ़र होती है कहाँ पर? वो कार्निवोरस में, क्योंकि इन हर्बीवोरस को ये कार्निवोरस कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से
जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है उनमें ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन ही है, क्योंकि इसी सन की एनर्जी को ही वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। तो मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारे सन का इफेक्टिव रेडिएशन अर्थ पर प्राप्त होता है वो 50% ही होता है, यानी कि सन का 50% ही इफेक्टिव रेडिएशन हमारे अर्थ पर प्राप्त होता है। और ये इफेक्टिव रेडिएशन वो रेडिएशन होता है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यानी अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल या यूज कर सकते हैं। अब इस जो ये 50% सन का जो है इफेक्टिव रेडिएशन हमारे अर्थ पर प्राप्त होता है, उसका केवल 2 से 10% ही जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम अमाउंट जो सन की एनर्जी का है वो जो है इतने डाइवर्स जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को पॉसिबल बनाता है। तो मेरे ख्याल से ये एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस बाय द फूड चेन एंड फूड वेब। सॉरी, हाँ, एनर्जी फ्लो हमारा क्या करता है, वो फूड चेन या फूड वेब के थ्रू जो है वो फ्लो करता है। कैसे देखते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में वो डिवाइड होते हैं। कैसे, जैसे हमारे ये प्लांट्स हैं वो सन की एनर्जी से अपना फूड डायरेक्टली बनाते हैं या स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और इस तरीके से जो भी ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं। अब इन प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिजम्स वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। या अगर इन कंज्यूमर्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो सबसे पहले हर्बीवोरस आएंगे, जो जिनका सोर्स ऑफ डाइट वेजिटेरियन होता है, यानी कि इन्हीं प्लांट मटेरियल से ही वो अपना फूड डिराइव करते हैं। तो ये हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया। उसी तरीके से इन हर्बीवोरस एनिमल्स को हमारे कार्निवोरस एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होंगे उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है और वो एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम प्लांट्स बीइंग द प्रोड्यूसर्स absorb sunlight with the help of chloroplast and a part of it is transformed into chemical energy in the process of photosynthesis। तो जो हमारे एनर्जी फ्लो का प्रोसेस होता है इकोसिस्टम में, उसमें क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सनलाइट जो उनको मिलती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट की मदद से, जो पत्तियों में उनके क्लोरोप्लास्ट होता है, या मोर स्पेसिफिकली क्लोरोफिल होता है, उससे ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। और अब उसके जो है इस एब्जॉर्ब एनर्जी का एक पार्ट जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है और इस पूरी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। एनर्जी एनर्जी इज स्टोर्ड इन वेरियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। और ये जो एनर्जी ये स्टोर करते हैं वो प्लांट्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के रूप में वो स्टोर हो जाती है और ये पास होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स को। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को ये एनर्जी पास होती है। देन कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट प्रोडक्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी अकर्स। तो क्या होता है, जो ये केमिकल एनर्जी इनमें स्टोर होती है प्लांट्स में, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। और इस काइनेटिक एनर्जी से उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, लोकोमोशन, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और फाइनली क्या होता है, ये हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एनर्जी यूज होती है या ट्रांसफ़र होती है तो वो
वेस्ट होती जाती है। तो यहाँ क्या होगा, जो इनकी केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि 10% लॉ क्या है एनर्जी फ्लो का। एनर्जी फ्लो का जो 10% लॉ है वो ये बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल में जितनी भी एनर्जी होती है या स्टोर होती है उसका केवल 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को वो अवेलेबल हो पाता है। वो कैसे? क्योंकि इसका 90% जो है वो इस्तेमाल हो जाता है इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, रेस्पिरेशन, इनके लोकोमोशन और तमाम जो है इस तरह की जो इनकी क्रियाएं होती हैं उसमें वो यूज हो जाता है। और इसका केवल 10% ही जो केमिकल फॉर्म में स्टोर रहता है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर भी 90% एक्टिविटीज़ इन्हीं 90% एनर्जी इन्हीं एक्टिविटीज़ में यूज हो जाती है और केवल 10% ही एनर्जी वो स्टोर्ड एनर्जी वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को पास हो पाती है। यही कारण है कि हमारा जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो सीमित होता है 3 या 4 लेवल तक। तो हमारा जो ट्रॉफिक लेवल होता है 3 से 4 लेवल तक होने का कारण यही है कि जो उनके पास फाइनली यानी एट लास्ट जो एनर्जी अवेलेबल रहती है वो इतनी नहीं होती है कि वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल हो सके या उनके सर्वाइवल के लिए पॉसिबल हो सके। और ये 10% लॉ जो है ये इसको दिया था लिंडमान ने 1942 में। तो ये 10% लॉ किसने दिया था? ये लिंडमान ने 1942 में दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रिलेशनशिप किसका? ये रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच के ये रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है या शो करता है, यही इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। और इस इकोलॉजिकल पिरामिड का ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1972 में। ये पिरामिड एक एक्चुअल पिरामिड की शेप में होता है जिसका बेस वो ब्रॉड होता है और बेस में क्या होता है, इसके लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो जो हमारे पिरामिड्स होते हैं वो एक्चुअल पिरामिड शेप में होते हैं जिसका बेस ब्रॉडेस्ट होता है और ये किससे कवर होता है? लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे। वो हमारा ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या जो बेस है वो ऑक्यूपाई करते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है ट्रॉफिक लेवल का, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स करते हैं। इसी तरीके से आगे ये बढ़ता जाता है ट्रॉफिक लेवल। तो हमारे बेस में जो ब्रॉडेस्ट होता है उसमें प्रोड्यूसर्स, नेक्स्ट फिर हर्बीवोरस एनिमल्स जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रॉफिक लेवल आता है प्राइमरी कार्निवोरस जिनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी कार्निवोरस या जिनको टर्सरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इकोलॉजिकल पिरामिड समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड कितने तरीके के होते हैं। तो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरीके के होते हैं। पहला पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, थर्ड होता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। थर्ड हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। तो फर्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास ये क्या रिलेशनशिप दिखाता है? जैसा कि मैंने आपको दिखाया पीछे कि ये जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी बीच की रिलेशन को दिखाता है। यानी कि हमारे फूड चेन में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को ये डिपिक्ट करता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में बेस जो पिरामिड का फॉर्म करते हैं वो लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है और ये कौन ऑक्यूपाई करता है? ये प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई करते हैं। इन प्रोड्यूसर्स को फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ये सन एनर्जी को
कंज्यूम करके, सन की हीट एनर्जी को कंज्यूम करके अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है और इनकी संख्या जो है ज़्यादा होती है। फिर हमारा सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल आता है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको ऑक्यूपाई करते हैं, जिन्हें जू प्लैंक्टन्स कहा जाता है। और ये जू प्लैंक्टन्स किसको, फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करते हैं। और इनका नंबर जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से कम होता है, यानी फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन्स का नंबर कम होता है। इस वजह से, और ये ऐसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फाइटोप्लैंक्टन से कम जू प्लैंक्टन, उससे ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पर जो आएगा उन हेरिंग्स जैसे, उनकी संख्या और कम होगी। फिर फिशेस, फिशेस की संख्या और कम होती जाएगी। फिशेस के ऊपर शार्क्स, इन सब की संख्या कम होती जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रॉफिक लेवल होता है पॉन्ड इकोसिस्टम का, वो ऑलवेज अपराइट होता है। तो अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम का जो हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, अपराइट होता है, तो आप कह सकते हैं कि वो अपराइट होता है। तो अब पैरासिटिक फूड चेन को अगर हम देखेंगे तो पैरासिटिक फूड चेन में ये जो है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो इन्वर्टेड होता है। वो कैसे, जैसे हमारा एक जो है ट्री है, एक ट्री पे, ट्री हमारा एक है, नंबर की बात करेंगे तो हमारा बेस क्या होगा, छोटा होगा। अब इस ट्री पर, एक ट्री पर बहुत सारे बर्ड्स जो है वो अपना, यानी इस ट्री को बहुत सारे बर्ड्स अपना सोर्स ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है, इन बर्ड्स पर बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, एक बर्ड पे बहुत सारे पैरासाइट, इसी तरीके से बहुत जितनी बर्ड्स और उनके मल्टीपल जो है पैरासाइट्स होते जाएंगे। तो क्या होगा, जो हमारा पैरासिटिक फूड चेन होता है उसमें जो है पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा इन्वर्टेड रहता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पैरासिटिक फूड चेन में जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, किसी ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी इकोसिस्टम में एक गिवन टाइम में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो ड्राई वेट होता है वो बायोमास कहलाता है। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर एक गिवन टाइम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका ड्राई वेट बायोमास कहलाता है। तो अब पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या करता है, वो जो हमारे फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास है उसके रिलेशन को दिखाता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास हमारे फूड चेन में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनमें अवेलेबल जो बायोमास है उनके रिलेशन को दिखाता है। कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पर 10 kg बायोमास है हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 8 kg, इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 6 kg। तो ये जो है दिखाता है हमारा बायोमास का पिरामिड, यही डिपिक्ट करता है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट द बायोमास ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, जिसको पिरामिड के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल एट द बेस एंड गोइंग हाइयर अप। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको समझा दी है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो हमारे जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उसमें एनर्जी अवेलेबिलिटी जो होती है उसी को ही ये पिरामिड ऑफ एनर्जी, उसी के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर 10 होगी, यहाँ पर 100 होगी, नहीं सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए 1000 है तो इसका 10% ही केवल नेक्स्ट को पास होगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और नेक्स्ट जो है वो 10 हो जाएगा। तो ये जो है इस रिलेशन को हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी डिपिक्ट करता है। ठीक है। अब स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स। हम जानते हैं कि हमारे जो है जो ट्रॉफिक लेवल का बेस होता है वो प्रोड्यूसर्स जो है ऑक्यूपाई करते हैं।
एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स आर अरेंज्ड वन एबव द अदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। टॉप कार्निवोरस वो अपेक्स पर होते हैं और ये हमेशा अपराइट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी कि ये केवल अपने निचले ट्रॉफिक लेवल का 10% ही जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होता है। तो हमेशा ये अपराइट होता है क्योंकि पिरामिड का बेस हमेशा ब्रॉडेस्ट होगा और जो इसका एपेक्स है वो नैरो होगा। तो मेरे ख्याल से आपके ये पिरामिड ऑफ एनर्जी भी समझ में आ गया होगा। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है क्योंकि ये क्या फॉलो करता है, ये 10% लॉ को फॉलो करता है और हर ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% ही एनर्जी पास हो पाती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये क्या है, फीडिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम। ये शो करते हैं क्या कि जो हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स को ये दिखाते हैं, यानी कि उनकी फीडिंग हैबिट्स की क्या रिलेशनशिप है वो दिखाते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स इनको कंज्यूम करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोरस, ठीक है। इसी तरीके की ये रिलेशनशिप को दिखाते हैं, फीडिंग की रिलेशनशिप को ये शो करते हैं। और इफ़िशियंसी ये शो करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र की, यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी की ट्रांसफ़र होने की क्या एफिशिएंसी है उसको शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम कैन बी मॉनिटर्ड। हमारे इकोसिस्टम की क्या कंडीशन है वो ये मॉनिटर करते हैं। कैसे ये मॉनिटर होगा, ये आप देख लीजिए कि हमारे फर्स्ट टॉपिक लेवल से 10% एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल को अवेलेबल हो पा रही है या नहीं, ठीक है। इट मीन्स कि जो हमारे यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं या हर्बीवोरस हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं, और उसके नेक्स्ट टॉपिक लेवल पर जो है उनको सेकंड ट्रॉपिक लेवल से फूड प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, ये इस जो है चीज़ को मॉनिटर कर किया जाता है किससे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के थ्रू। और किसी भी तरीके का अगर चेंज आता है तो उसको, किसी भी तरीके का चेंज या डैमेज होता है तो उसको रोका जा सकता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स के क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स के क्या समस्याएं हैं, क्यों जो है इकोलॉजिकल पिरामिड सही डिपिक्शन नहीं कर पाते हैं हमारी इन्वायरमेंटल या इकोसिस्टम की कंडीशन का। पहला क्या है, पहला है वन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो फीडिंग हैबिट्स है वो ऐसी नहीं है कि उनको डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में नेचुरली जो हमारे इकोसिस्टम में पाया जाता है उस तरीके से डिपिक्ट किया जाए। जैसे लायन है, लायन टॉप कार्निवो लायन क्या है, वो हर्बीवोरस एनिमल्स को भी खाता है और कार्निवोरस एनिमल्स को भी भोजन मतलब अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से वो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करता है। और फूड वेब को ये जो है इस केस में ये फूड वेब को डिपिक्ट नहीं कर पाता है, ये केवल फूड चेन को, लीनियर चेन को ही डिपिक्ट कर पाता है, यानी लीनियर रिलेशंस को ही ये डिपिक्ट कर पाता है। जो हमारे फूड वेब की रिलेशन है उसको ये डिपिक्ट नहीं कर पाता है। दूसरा, सेप्रोफाइट्स, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है पिरामिड्स में, लेकिन वो क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं विभिन्न इकोसिस्टम्स में, तो ये सेपरीफाइड्स को भी काउंट नहीं करता है। नेक्स्ट है, पिरामिड्स आर एप्लीकेबल ओनली सिंपल फूड चेन्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये केवल सिंपल लीनियर फूड चेन्स में ही ये एप्लीकेबल होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल कंडीशन को नहीं डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट, दीज पिरामिड्स डू नॉट डिलीवर एनी कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू वेरिएशंस इन सीजन्स एंड क्लाइमेट। और हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो क्लाइमेट और सीजन का वेरिएशन होता है उसको भी ये डिपिक्ट नहीं कर सकता है। ये केवल ट्रॉफिक लेवल के बीच जो है
जो हमारे रिलेशन है रिलेटिंग टू देयर नंबर, एनर्जी एंड बायोमास, केवल उसी को ही डिपिक्ट करता है। ये किसी तरीके की सीजन या क्लाइमेट की वेरिएशन पर जो होने से जो इन पर इम्पैक्ट पड़ता है उसको ये डिपिक्ट नहीं करता है। डू नॉट कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम स्पीसीज एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फूड वेब्स को ये कंसीडर नहीं करता है, ये कॉन्सेप्ट उसको काउंट नहीं करता है। और इसी तरीके से सेम स्पीसीज के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे जो अवेलेबल होने की या उनमें होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, उसको भी ये नकारता है। इस तरीके से जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की हमारी ये लिमिटेशंस हैं, ये आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स की क्या लिमिटेशंस हैं। तो उसके लिए आप ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी यहाँ पर सब हो सकता है, जो नॉलेज जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए, हाँ तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।